देख ले 100 पर कितना बता रहे हैं बाबू, 4.5। हाँ, आप पहले आ जाइएगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि टाइम टाइम को ध्यान में रखा है तो कितना टाइम से। 4 बजे आए हैं। हाँ हाँ, 4 बजे आप आए हैं तो 4 बजे से डायरेक्ट क्लास थोड़ा चलता है। हाँ, यहाँ का मार्कर आप 3 बजे आके बैठ जाइए, लेकिन जब ऐसे बैच का टाइमिंग तभी वैसे चलेगा। कभी एक्यूरेट अगर 3 बजे से कोई क्लास है ना तो एक्यूरेट 3 बजे से नहीं चलता है। 3:10, 2 बजे से तो 2:10, 4 बजे से 4:10, ये सारी चीजें आपकी सीरीज में चल। याद है, पूछे बताओ, साभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं? साभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं? पढ़ाए थे ना। साभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं? उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। साभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं बताइए, आप लोग भी बताओ। प्रजापति गौतमी का है ना। किस वेद से संबंधित है? तो अथर्व वेद से। अथर्व वेद में किसकी बात की गई? अथर्व वेद में किसकी बात की गई? जादू और टोना की बात की गई है कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की नेक्स्ट, ये 7वीं स्लाइड है। जो हमारे चैनल पर नए हैं ना, वो लोग हमारे चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में जाके देखे पूरी प्राचीन भारत का, हड़प्पा सभ्यता से वैदिक काल से लेके पुराण से लेके और वेद से लेके सारी कहानी, चाहे मोहनजोदड़ो का है, चाहे लोथल हो, या कहाँ से युग हो, या लौह युग हो, या आदि इतिहास है ना, या प्राग इतिहास, इस सारी कहानी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको टीजीडीए या टीजीडी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपकी बात। यहाँ पर वैदिक वैदिक है ना जनजीवन, मतलब वैदिक जनजीवन का मतलब क्या है कि वैदिक सभ्यता जो थी उसमें किस प्रकार के जीवन, जो आपको लोग किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते थे, ये वैदिक जनजीवन की जो बात हो रही है। यानी कि पूर्व वैदिक जनजीवन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। कैसे थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण का मतलब ये गांव वाली सभ्यता थी। जैसे शहर में क्या मिलते हैं आपको? फल फ्रूट्स मिलेंगे आपको, सब्जियां क्या शहर में बोई जाती है? कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया ना कि ये आपकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ है ना, ये ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती थी। ये शहरी व्यवस्था नहीं थी। सवाल पूछे जाएंगे कि वैदिक जनजीवन कैसी व्यवस्था है, तो कैसी व्यवस्था बताओगे बाबू? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। कैसे बताओगे? ग्रामीण। ग्रामीण मतलब ये गांव पर निर्भर। गांव में क्या होता है? खेती बाड़ी होती है, ताजे सब्जियां आपको मिलेंगे, ताजे फसल मिलेंगे, सारी चीज आपको मिलेंगे, है ना। और स्वास्थ्य संबंधित, उच्च शिक्षा संबंधित आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में। शहर की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये चीज है। आवाज आ रही है ना? दिख रहा है? वो लोग जुड़ चुके हैं? हाँ, लग रहा है इसमें पूरा क्लीन दिख रहा है क्या जी? हाँ, क्या चीज? क्वालिटी डिस्प्ले में यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए समझ में आ रही है बात। चलिए यहाँ पूर्व वैदिक राजनीति की जो बात हो रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से, किस नाम से जाना जाता था। जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, है ना, आज कहते हैं घर, लेकिन पहले बोला जाता है गृह। क्या बोला जाता था? गृह। गृह या कुल, गृह या कुल, समझ में आ रहा ना? गृह या कुल। पहले, आज हम लोग बोलते हैं घर। क्या बोलते हैं? घर। समझ लिए। तो घर के आज जो है, पहले के गृह को कुलपति, कुलपति या कुलप, यानी कि कुलपति का मतलब जो घर का मुखिया होता है उसे कुलपति या कुलप कहा जाता था। बात समझिएगा, घर की जो मुखिया होता था, है ना, उसको कुलपति या कुलप, यानी परिवार का मुखिया, जिसे पितृ सत्ता। पितृ मतलब हो गया पिता। पितृ मतलब क्या हो गया बाबू? पिता। यानी कि घर के मालिक कौन होंगे? पिताजी होंगे, ठीक है। यानी कि पहले की जो है वैदिक जनजीवन था, वो था, उसमें पहले सभ्यता में लोग बोलते थे गृह या कुल, है ना। गृह को कुलपति कहो, है ना, है ना, या कुल को कुलप, और इसको परिवार के सदस्य कौन होता है? मुखिया। और आज हम लोग क्या बोलते हैं? घर। घर के मुखिया कौन होते हैं? पिताजी होते हैं। या जिसके घर में, किसी किसी घर में माता जी मुखिया होते हैं, जिनके मान लो उसे घर में कोई कमाऊ व्यक्ति या उनके पिताजी नहीं है तो माता जी देखभाल करते, ठीक है। अब देखो ये चीज है, गृह का मतलब घर या कुल। अब देखो कुल को क्या बोला गया, यहाँ देखो,
कुल को क्या बोला गया है? ग्राम। अब देखो एक घर का मतलब हो गया एक गृह, ग्राम का मतलब बहुत से गांव, सॉरी बहुत से घर, क्या हो गया? बहुत से घर। तो सुन, बहुत से घर हो गया। तो अब पहले हम क्या बोलते थे, है ना, ग्राम, लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण। देखो चीजें समझना, बदलते जा रहा है। अब क्या बोलते हैं? ग्रामीण। अब देखो ग्राम को क्या बोला गया है? 20। क्या बोला गया है? 20। अब देखो चीज आपको हम बताते हैं, अब एकदम एक वे में समझना। एक घर या एक कुल, अब बहुत ज्यादा गांव मिला तो क्या बन गया बाबू? ग्राम। क्या बन गया? समझना, बातों को समझना, क्या बन गया? गांव। अब बहुत गांव मिला तो उसे बोलते हैं 20। 20 का मतलब क्या हो गया? पंचायत। क्या हो गया? समझ में आ रही है? जिसे 20 पति कहा गया। क्या? 20 पति। देखो एक घर या कुल, गृह मतलब एगो घर, है ना। अब बहुत से गांव मिला तो क्या बनेगा? ग्राम, यानी कि ग्रामीण। अब बहुत से जब गांव मिल जाएगा तो क्या बनेगा? एक पंचायत बनेगा। तो उसमें क्या बोलते हैं? 20 बोलते थे। क्या बोलते हैं? 20। ठीक है। अब बहुत से जब पंचायत मिलेंगे, बहुत पंचायत मिलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जन या कबीला। तो जन मतलब क्या हो गया? जैसे हो गया बहुत से पंचायत मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रखंड। क्या बोलेंगे? प्रखंड। समझ में? क्या बन गया? प्रखंड। प्रखंड का मतलब हो गया कि पंचायत मिलेगा, ये पंचायत वो पंचायत, ऐसे 2 4 10 पंचायत मिलेगी, क्या बनेगा? एक प्रखंड। और जब प्रखंड मिलेगा तो क्या होगा? एक जिला बने। अब बहुत से प्रखंड मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे? एक जिला बनेगा। समझ? जिसे जनपद कहा जाता है। क्या बोला जाता है? देखो एक चीज समझना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे कहते हैं सर कैसे समझा? भाई एक गृह या कुल को एक घर बोला गया, जिसको क्या बोलते थे? कुलपति कहो या कुलप। उनको एक घर का मालिक कौन होता है? पितृसत्तात्मक पिताजी होते हैं। अब वो सब मिल गया तो क्या हो गया? एगो ग्रामीण हो गया, गांव हो गया। गांव। अब गांव में कौन देख रेख करेगा? तो गांव में एक होते हैं ना बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जिनको सभी लोग सम्मान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? 20 पति कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बहुत से पंचायत मिल जाएंगे, क्या है? पंचायत है। बहुत से पंचायत मिलेंगे तो क्या होगा? प्रखंड। अब प्रखंड को देख रेख करने वाले क्या बोलेंगे? राजा या राजन। समझ में आ रही है ना? या उसे कबीला कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीला। तो कबीला कहिए तो उसे गोप कहें या जनस्य कहें, मतलब जनता को देखभाल करने वाला व्यक्ति। आ रही है समझ में? बोलो, ऑनलाइन वाले को पूछो, आ रही है समझ में? कमेंट करके बताइए तो देखें तो। वो लोग जुड़े हैं? कहाँ जुड़े हैं? चलिए कमेंट्स करके बताइए तो आप लोग आ रही है समझ में बाबू? हेलो, कोई कमेंट से नहीं दिख रहा। हाँ आप लोग कर लो, समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है बताओ? पिता, पिताजी। मातृसत्तात्मक मतलब क्या हो गया? माता। ठीक है, चलो अगला। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, उसको हाइड कर। अब नेक्स्ट के वो आते हैं राजा। राजा क्या? राज्यभिषेक। अब देखो गांव का जब एक राजा होगा तो क्या करेगा? राज्यभिषेक करेगा। राज्यभिषेक मतलब कि भाई हम मालिक अगर बन रहे हैं, तो मालिक बने तो गांव के लोग क्या खिलाएंगे पिलाएंगे सर। तो उसमें कौन कौन देखते हैं? ग्रामीण लोग आएंगे, हाँ, कुलपति लोग आए। ग्रामीण लोग, गांव के लोग जाएंगे मुखिया जी को देखने के लिए? मुखिया जी घर गांव के लोग नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। कुलपति लोग जाएंगे। कुलपति का मतलब क्या होगा? प्रखंड के लोग जाएंगे। क्या होगा? क्या लिखा? हाँ हाँ, राम और चलिए हो गया। उसके बाद कौन? विस्पति, रथकार, कर्मकार इत्यादि। कर्मकार मतलब काम करने वाले, यानी कि राज्यभिषेक जब होगा तो राजा क्या करेंगे? उसमें उसके अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे क्या करेंगे? उनको निमंत्रण देंगे कि वेलकम टू माई होम, मतलब मेरे दरवाजे पे सब लोग आए और आपका हम सम्मान। समझ में आ रही है बात? ये चीज हो गया। अब देखो उसमें एक व्यक्ति होता था, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? रत्नीन। क्या बोलते हैं? रत्नीन। जो प्रमुख आधिकारिक समूह होता है, यानी कि राजा के एक व्यक्ति होता है देखभाल करने वाला, उसे क्या बोलते हैं? रत्नीन। क्या बोलते हैं? रत्नीन। अब इतने लोग आ रहे हैं तो मुखिया जी कितने लोग से मिलेंगे? है कि नहीं? सबसे तो मिल नहीं पाएंगे, संभव नहीं है ना गांव के पूरे लोग चल जाए।
तो मुखिया जी के बुलाएंगे, बोलेंगे हाथ जोड़ के प्रणाम, लेकिन अब बोल के चले गए। लेकिन अब भाई उनको देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए ना, क्या आप खाए, क्या कर रहे हैं क्या, तो वो हो गया रत्नील। क्या हो गया, जिसे बोले प्रमुख अधिकारी का समूह। अधिकारी बताइए जितने लोग होंगे वो सबका क्या होगा, एक अधिकारी होगा उनको देखभाल करने वाला। जैसे मान लो किसी गांव से लोग गए तो उसमें एक हेड होगा कि हम आप सबको बुला के लाए, तो सबको बुला के लाए तो गांव के सब लोग इनसे नहीं मिलेंगे, एक व्यक्ति जाएगा इनसे मिलेगा, हमारे गांव कितने लोग हैं, तो अच्छा अच्छा ठीक है ना, तो उस कंडीशन में लोग से मिला जाएगा, है कि ना। तो ये हो गया आपका रत्नील। ठीक है, अब देखिए इसकी बात हुई राजा। अच्छा चलो ये देखो, अब आ गया राजा। राजा क्या वंशानुगत होता था, इसका मतलब क्या कि क्या राजा के बेटा ही राजा बनेगा। क्या वैदिक जनजीवन में ये नियम था कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, नहीं नियम था। योग्य होगा तो बनेगा, अदरवाइज वो दूसरा कोई बने। जैसे मान लो कोई राजा है और उनका बेटा शरीर से अपंग है, बुद्धि से अपंग है, तो अब बताइए वो राजा को कैसे, अपने राज्य को कैसे चलाएगा। तो देखो क्या करा, वंशानुगत, राजा का पद समिति है ना, सदबों में क्या था, वंशानुगत था, मतलब कि समिति देखभाल करती थी। कैसे, वो हम एक एक करके आप बताएंगे। देखिए जैसे कबीलाई तत्व की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। यानी कि अगर आप राजा बन गए हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप जो कह देंगे पूरे लोग आपको मान लेंगे, नहीं। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले आपकी सभा और समिति आपको सलाह देगी और उसके अनुसार क्या करेंगे आप काम। देखो यहां लिख रहा है ना, राजा के पास असीमित अधिकार, इसका मतलब कि राजा को नियंत्रण करने के लिए भी इनके ऊपर समिति थी, कमिटी। जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य यानी अपने बात से कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई बिल पास करना है संसद भवन में या विधानसभा में या कुछ भी, तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे जब तक सभी लोग से राय नहीं होगा, सब लोग उसको समर्थन नहीं देंगे, तब तक वो अपनी घोषणा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। वही चीजें हैं कि आप राजा है, ठीक है, आपका सब लोग सम्मान करेंगे, लेकिन आपका खुद का स्वयं का निर्णय नहीं लिया जाएगा। यहाँ लिख रहा है वंशानुगत, लेकिन राजा का पद सीमित संदर्भों के वंशानुगत था। मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अगर उस लायक है तो बनेगा और उस लायक नहीं है तो दूसरा कोई व्यक्ति बनेगा। एक चुनाव होगा आपस में कि इनका तो नहीं है लेकिन इसमें से किसी को राजा बना दिया जाए। समझ में आ रही है बात। चलिए आपका तो ये छूट गया, लेकिन वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल डीप पढ़ा है, एक भी कोई जल्दबाजी वाला चीजें नहीं बता है ना। एक स्लाइड है। चलिए अब देखो नियंत्रण, मैं बोला था ना कि राजा अपना मन से कुछ निर्णय नहीं कर सकते, उनके लिए नियंत्रण, प्रतिनिधि की 4 सभाएं थी, 4 सभा थी राजा को नियंत्रण करने के लिए। यानी कि राजा मान लो गांव में नाली बनवाना चाहते हैं तो अपना मन से आकर नहीं कह देंगे हम नाली बनवाएंगे, अभी 4 लोग सलाह देंगे कि नाली बनेगा तो कैसे बनेगा, कितनी बजट होगी, सारी सलाह हो जाएगा तो अब आएंगे राजा तो बोलेंगे कि हम नाली बनवाना चाहते हैं। यानी कि अंदरूनी पहले क्रिया हो जाए। अब सड़क बनवाने की बात हो गई तो ऐसा ही नहीं कह देंगे कि ना उसका बजट है ना कैसे बनेगा, आगे कह देंगे हम सड़क बनवा देंगे, तो भाई उसके पैसा कहां से लाएंगे या कैसे बनेगा, किसको दिया जाएगा टेंडर, ये सारी चीजें आपस में पहले बात हो जाएगी। उसके बाद से जैसे क्रिकेट की अभी बात करें तो मुकेश कुमार जो गोपाल के जिला में और आकाशदीप जो है सासाराम क्रिकेटर, उन लोग को डीएसपी पद बनाया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा उनको डीएसपी बनाया गया। तो क्या इसमें स्पेशल मुख्यमंत्री सम्राट जो है चौधरी जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो अपने ही जेब खर्च के द्वारा या अपने मत के द्वारा उसको बना दिए? नहीं, एक कोटा है खेल कोटा, और उस खेल कोटा के माध्यम से उनको क्या किया गया है, बनाया गया है, ताकि आगे चल के कोई ब्लेम ना करे कि भाई वो मुख्यमंत्री थे तो आप बन गए, वो हट गए तो आप भी हट जाओ, ऐसा नहीं है। तो वही चीजें यहाँ पे है। उनको नियंत्रण, राजा को नियंत्रण करने के लिए क्या कितनी सभाएं थी? 4 सभा थी, 4 सभा थी। कौन? समिति, सभा और विध और गढ़। भूल जाता है, इसको समझाते नहीं है ना जी। ये ऐसे जगह करेगा ना कि जहाँ कोई भी टॉपिक नहीं, कोई भी लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम एक समझते हो ना कि है ना, इसे कहीं इसका दिमाग है जहाँ कुछ टॉपिक नहीं है ना, चुपचाप लगता है कि बकरी चराने बैठा, टॉपिक पे गिराएगा तब ना कुछ करो। चलो नियंत्रण क्या होगा? प्रतिनिधि कितनी सभाएं थी? 4, समिति, सभा, विध और
गढ़। ये क्या करते थे, राजा को नियंत्रण करने का कार्य करते थे। समझ आ रही ना, यानी कि देखो राजा के अधिकारों को नियंत्रण करती थी कौन, ये 4 समितियां थी। अब सवाल पूछे कि वैदिक जन है ना, वैदिक जन जीवन में राजा को नियंत्रण करने के लिए कितनी समितियां थी, तो कितनी समिति थी, यानी कि कितनी समिति थी, 4। कौन कौन, समिति, सभा, विद्ध और गण। एक सवाल मैंने इससे पूछा कि समिति है ना, सभा और यानी समिति और सभा किसकी पुत्रियां हैं, सभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं, हाँ पूछे थे ना, अभी बोले थे ना आंसर। किस वेद से संबंध है, तो अथर्व वेद से। किसे, बाहर पढ़ाई। चलो, राजा की रानी को क्या बोलते थे, राजा की रानी पट रानी होती थी। राजा की रानी क्या बोलते हैं, पट रानी, समझो। चलो, राजा की रानी क्या बोलती थी, क्या बोला जाता था, पट रानी, यानी कि महिषी। क्या है उसको, महिषी भी बोला गया। इनके प्रशासनिक कार्यों और सहायक सलाहकार का काम करती, यानी कि राजा की रानी जो होती थी उसे क्या बोला जाता था, महिषी। अब महिषी के कार्य क्या था कि राजा के जितने प्रशासन जो हैं, जो अपना दल बल पुलिस प्रशासन जो रखे हैं, जो उनका अंडर में जो काम करते हैं, उनको देखभाल करने के लिए कौन काम करती थी, महिषी। यानी कि प्रशासनिक कार्य को सहायक और सलाहकार का काम करती थी कि इस प्रकार की इस व्यक्ति को रखना है, इस प्रकार से इसको नहीं रखना है। समझ में आ रही है बात, ये चीज। चलिए और समिति की बात करते, समझिए समिति जैसे होता है ना, ये लोकसभा हो गया। जैसे हो गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव होता है, तो प्रधानमंत्री के जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के चुनाव को क्या बोलते हैं, लोकसभा। लोकसभा जिसे हम आम चुनाव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आम चुनाव। अब प्रथम आम चुनाव कब हुई है, तो 1951 में हुई है। कब हुई है, 1951 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक समिति थी जिसमें 8 लोकसभा थी। कितनी थी, 8 लोकसभा। यह कबीले की आम सभा थी। क्या थी, कबीले मतलब गांव का जो गांव था ना, गांव, उसे कबीला बोला गया। ठीक है, गांव क्या बोला गया, कबीला। अब कबीला में अब इन लोगों का ये आम सभा थी, होता ना, जैसे बैठक होती है, अब बैठ के होते हैं, अब बैठ के क्या करते हैं, व्यक्ति को चुनने का काम करते हैं। जैसे आम चुनाव हुआ, इन लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा में 543 जो सीटें हैं, उसमें से लोकसभा के जो सदस्य जीत के जाएंगे, वो जीत के जाके क्या करेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। जैसे गोपालगंज जिला कौन है, आलोक कुमार सुमन है। तो ऐसा ही संसद जो है हमारे जीत के जाएंगे और प्रधानमंत्री क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो यानी कि यह कबीले आम सभा थी, यानी कि इसमें 8 गो समिति होती थी और क्या करती थी, लोगों को चुनने का काम करती थी कि भाई इसमें समिति का अध्यक्ष कौन होंगे, सभा में कौन रहेंगे, विद्ध में कौन रहेंगे, गढ़ में कौन रहेंगे। अब ये लोग चुन के जाएंगे तो क्या चुनेंगे, राजा को चुनेंगे। यानी एक हो गया आम जनता। जैसे मान लो कि मैं एक आम जनता हूं, तो मैं एक व्यक्ति को वोट किया, किसको, मान लो एक सांसद को मैंने वोट किया। अब मैं संसद को जिता दिया, अब संसद जाएगा तो अपने सिरे से प्रधानमंत्री चुनने का काम करेगा। तो सेम वही चीजें यहाँ पे है कि एक कबीले की आम सभा थी जो कि लोकसभा के नाम से जाना जाता था। अभी किसको चुन लिए, समिति, सभा, वित्त और गढ़ को चुन लिए। अब ये किन को चुनेंगे, राजा को चुनेंगे। समझ में आ रही है, सेम जो आज जो नियम है, सेम वही कंडीशन पहले भी थी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। देख रहे, अब समिति का अध्यक्ष होता था, और उस अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, ईशान। क्या बोला जाता, जो लोगों को बैठने की व्यवस्था करता था कि हाँ बोलिए कि इनको चुना जाए, तो उसका एक अध्यक्ष, उससे क्या बोला जाता, ईशान बोला जाता था। देख रहे, राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया। समझ रही ना, यानी कि कबीले के द्वारा ही समिति का नियंत्रण, और समिति का नियंत्रण क्या करता, राजा का चुनाव करता था। कोई दिक्कत समझ में आ रही है क्या, हाँ अच्छा, यहाँ चलिए ये देखिए, हाँ यहाँ पर अब ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया। कितना बार, 9 बार उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब नहीं, चलिए देखो, सभा में क्या, राज्यसभा वृद्ध और कुलीन लोगों की सभा संस्था थी। सभा में कौन कौन लोग बैठते थे, तो देखो कौन, वृद्ध मतलब बुजुर्ग। आज गांव में सभा होगा तो कौन लोग बैठेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठेंगे, है ना। देखो यहाँ बोल रहा ना कि वृद्ध और कुलीन, कुलीन का मतलब पढ़े लिखे विद्वान,
और बुद्धिजीवी जो लोग होंगे वो लोग बैठेंगे और बैठ के क्या करेंगे, उसमें से लोगों को चुनने का काम करेंगे कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति सही नहीं। तो ये चीज है। देख लो, सभा में महिलाओं को भी हिस्सा लेती थी, इनको उस सभा जो होती थी उसमें महिला भी भाग लेती थी, और जो महिला भाग लेती थी उनको ना सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती। देख रहे हो, सभावती याद रखिएगा। यानी कि जो सभा होती थी उसमें महिला भाग लेती थी, उसको क्या बोला जाता था? सभावती। अगर पढ़ी लिखी है, बुजुर्ग है, सम्मानित है, बढ़िया से बात विमर्श करती है, समझदार है, तो उसको उसमें अनुमति दी जाती थी कि आप इस सभा में आए और आपका भी ये बात रखने का समय दिया जाएगा, आप भी अपने बात को रखिए और इस व्यक्ति को चुनने का काम करिए, है ना। तो ये चीज हो गया ना। हालांकि उत्तर वैदिक काल सभा और है ना सभावती दोनों की समाप्त कर दिया गया था। इन कहने मतलब उत्तर वैदिक काल आपको आगे जब हम बताएंगे उसमें जो है सभावती और सभा की जो पद होती थी ना, इसको समाप्त कर देंगे, जो आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना। चलिए, विध। अब देखिए, विध की बात हो रही है, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य, है ना। विध की बात हो रही है क्या इसमें? सामाजिक, धार्मिक और सैन्य। यानी कि सामाजिक लोग भी बैठते थे, धार्मिक भी लोग के बैठते थे, और सैन्य सिपाही का भी काम होता था। ऋग्वेद में कितना? 112। अब देखो, उपज संबंधित वितरण किया गया है, सन लूट का वितरण किया गया है, महिला और पुरुष। इन कहने का मतलब है कि इसमें बताया गया कि भैया जो सेना रखते थे ना, जो सेना सिपाही रहते थे, उनको किसी प्रकार की अस्थायी सैलरी नहीं दी जाती थी। जैसे हो गया ना कि भैया हमको आप वेतन दे दीजिए, तो इसमें किसी प्रकार की नगद वेतन, जो बात हो रही है नगद वेतन नहीं दी जाती थी। नगद वेतन नहीं तो क्या दी जाती थी? जो लूट के आते था सामान, उसी का किया था, उसी को सिपाही लोग को दे दिया था। देखो यहाँ लिख रहा है सैन्य लूट का वितरण, यानी कि सेना द्वारा जो लूटी हुई वस्तु होती थी, लोग बीच में क्या किया था? बांट दिया जाता था। समझ आ रही है? इसका कुछ होगा संख्या, ठीक है। चलो, चलिए यहाँ देख, समझ में आ रही है? वो लोग हैं लाइव में? हाँ, सुनाई भी नहीं देता होगा वो लोग को। चलिए, गुण की बात है, कुलीन लोगों की संस्था। कुलीन का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की संस्था, जिसे कुलपति कहा गया। क्या कहा गया है? कुलपति। जैसे आज मैं यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको कुलपति कहा गया, ठीक है। प्रमुख अधिकारी को देखो, जो प्रमुख अधिकारी होता था उनको पुरोहित कहा गया। क्या कहा गया? प्रमुख। जो श्रेष्ठ होता है ना, जैसे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? डीजीपी। क्या होता है? डीजीपी। तो वैसे हो गया क्या? पुरोहित, जिसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया। सेनानी का मतलब पुरोहित के बाद दूसरा नंबर। सेनानी का मतलब क्या? पुरोहित के बाद दूसरा स्थान पर जो आता है, जिसे है ना, जिसे है ना उप बोलते हैं, उप, है ना। चलिए, पूरब की मतलब हो गया किले का प्रधान। पूरब का मतलब किले का प्रधान का मतलब जो किला का जो देख रेख करने वाला होता था, कि कहाँ पे कैसे गुंबज होंगे, कहाँ पे कैसे द्वार होंगे, या कहाँ पे किस सेना को स्थापित करना है, कैसे क्या करना है, उसका क्या बोला जाता था? पूरब। और स्पर्श का मतलब गुप्तचर संस्था। गुप्तचर संस्था समझते हो क्या चीज? नहीं, गुप्तचर का मतलब हो गया ना कि ये हो गया ना आपका, क्या बोलते हैं इसको? ऐसा, अरे रुको अभी बता रहे हैं। गुप्तचर का मतलब देखो अभी याद है, भूल गए। अरे खुफिया, क्या था? खुफिया जानकारी। क्या था? हाँ, खुफिया जानकारी को जो होती है ना, उसकी होती है गुप्तचर। ये तो खुफिया जानकारी के लिए गांव में लोग छोड़ दिया जाता था। जैसे पता करे कि जाके आप पता करो कि थोड़ा मेरे बारे में लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। अब वह किया कि हमसे कह देगा सर आपके बारे में वो ऐसे कह रहा है, तो हो गया गुप्तचर, है ना। जैसे होता ना कि ये चीज उस समय बताओ स्पर्श कहा जाता। क्या कहा जाता था? स्पर्श। देखो, हर एक राजा के पास, हर एक लोग के पास गुप्तचर संस्था थी, ताकि लोग जान सके कि हमारे बारे में लोग क्या करें। जैसे कोई चुनाव होता है, तो चुनाव होता है तो नेताजी लोग खड़ा होते हैं, तो नेताजी क्या करते हैं? नेताजी अपने आदमी को रखे होते हैं कि तुम पता करो कि हमारे बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर। अब जाकर लोग कहेंगे आपके गांव का नाम चर्चे नहीं हमारा, आप तो हार जाइए। तो बताए हार जाएंगे, रुको व्यवस्था करते हैं। तो अपने अनुसार से क्या करते हैं? फिर व्यवस्था करते हैं, लोगों को पूरा फैलाव प्रचार पीछे लगे रहते हैं। समझ में आ रही है? बोलो बाबू। ओए, हाँ चलो, सैन्य व्यवस्था की बात हो रही, सैनिक व्यवस्था की बात हो रही है। ऋग्वैदिक काल से शुरू हुई थी सैन्य व्यवस्था। युद्ध के समय सेना का गठन होता था, लेकिन स्थायी सेना नहीं थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था लागू कर दी गई थी। क्या हो गया? अब क्या लिखे?
हाँ, हॉट स्पॉट जानते हैं, जब क्लास चलता है तो हाँ हो गया, जब क्लास चलता है तो सब लोग तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के काम है ना। अच्छा हो जाएगा कैसी छोड़ो है ना। एक चीज देखिए, हम लोग पास धीरे धीरे अपना वो कैमरा हो जाएगा ना, तो हम लोग कोई दिखते नहीं होंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से लगेगा, यहाँ से पूरा चलेगा। अब तो डिजिटल हो गया तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, बस सबर रखे। चल देखो इधर, हे आप सवाल पूछता है कि सैन्य व्यवस्था किस काल से जुड़ा हुआ है, तो ऋग्वैदिक में। लेकिन देखो युद्ध का मैं सेना का गठन कर दिया, जैसे लड़ाई होगा, चलो कौन कौन आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ गए। अब उनको सैलरी नहीं दी जाती थी, सॉरी अस्थाई नहीं बनाया था कि आज लड़ाई हुआ कल खत्म, अब जाइए अपने घर जाइए, कितना हुआ इतना इतना ले लीजिए, जो लूट के लाए हैं थोड़ा थोड़ा आप लोग लेके जाइए, अब मत आइएगा ना। तो ये हो गया, अस्थाई नहीं होती थी। कैसे, अब कैसे सेना होती थी, तो पैदल सेना, घोड़ा सेना, रथ सेना। हाथी की बात मत करिएगा, क्योंकि यहाँ हाथी की चर्चा ही नहीं हुई है। कोई बोले कि बताइए उस समय वैदिक काल में हाथी से लड़ाई होती थी, नहीं 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 होती थी। अच्छा हाथी का प्रयोग पहले कहाँ किया गया बताइए, मगध में। किस युद्ध में, तो हाइडे स्पेनिस, किसके, हाइडे स्पेनिस, हाइडे स्पेनिस, जिसे हम पितास्ता का भी युद्ध कहते हैं। क्या कहता है, किनके बीच में हुई थी, तो राजा पोरस और क्या चीज वर्सेस सिकंदर के बीच में हुई है ना। तो ये चीजें हो गई मगध, यहीं पर हाथी का प्रयोग किया गया था पहली बार, ठीक है। ये चीज है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, पैदल की बात हो रही है, किससे जाते थे सेना, पैदल, घोड़ा से जाते थे, रथ से जाते थे, उस समय कोई जहाज नहीं थी। अच्छा एक चीज मिला रहे हो, पैदल, घोड़ा, रथ। आज भी क्या है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, आज ये तीने हैं, और उस समय भी तीने था। वाह, समझ आ रही है ना। यानी कि उस समय सेना जो आता था ना, गठन होता था, लेकिन उसको परमानेंट रखा, जब लड़ाई होती थी उनको बुलाया जाता था, लड़ाई खत्म उनको भेज देते, जाइए जाइए, अब कोई इसकी आपकी जरूरत नहीं है। अब देखो कर व्यवस्था थी, कर व्यवस्था का मतलब हो गया ना कि जो राजा अच्छा काम करता था ना, लोग खुश हो जाते थे, लोग राजा को ना खुश होकर कर देते थे, कुछ टैक्स देते थे, सर ले लीजिए टैक्स, आप बड़ी बढ़िया काम किए हैं, है ना। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे क्या हो गया कि परमानेंट राजा बोला भाई लोग सब दे रहे हैं, ये काम करो, अब सबसे लो। अब कोई देता था कोई नहीं देता था, राजा को अब लालच आ गई, तो राजा बोला कि काम करो, अब सब लोग टैक्स देगा। जैसे ही आज के दिन में हम सब टैक्स देते हैं, कलम खरीदिए उसको टैक्स, कुछ भी खरीदिए उसका टैक्स लगता है। तो सेम वो चीजें है कि देखो कर व्यवस्था, देखो बल्ली जी से बात हो रही है ना, बताए थे ना बल्ली मतलब कर, कल बताए थे, बल्ली मतलब कर, कल नहीं बताए थे, कल नहीं पढ़ाए थे तुम लोग, रिपीट नहीं। देखो यह प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। बोले ना कि राजा को स्वेच्छा से लोग खुश होकर देते थे कि अरे राजा महाराज आप बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको हम अपने तरफ से टैक्स देते हैं। तो कुछ लोग खुश होकर टैक्स देते थे। बाद में राजा धीरे धीरे क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया, बोला कि जिसके पास है वो भी दो, जिसके पास नहीं है वो भी दो। तो जो आज हम लोग देते हैं टैक्स, समझ इस बात को, बोलो। बारिश आ रही है क्या, नहीं बारिश लेकिन खूब आ रही है जी। चलिए ये देखिए, अभी कहाँ बहुत है ना, बहुत ज्यादा स्लाइड नहीं है, 2-3 और स्लाइड बचा है। ना अच्छा जोड़ता देख लेते, स्लाइड क्या है, कितना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। तो न्याय व्यवस्था कैसी थी बाबू उस समय, वैदिक जनजीवन में कैसी न्याय व्यवस्था थी। अलग से न्याय व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि सभा वही न्याय मामलों का निपटारा करती थी। ये कहने मतलब है ना कि अगर कोई दुर्घटना होता था तो उसको बाद में कोई न्याय नहीं होगा, जो होगा देन इन देयर। अभी अभी के क्या है कि वो व्यक्ति कोई गलत किया, उसकी सजा अब दी जाएगी, अंग्रेज के जमाने में है ना, अब उसका है कि नहीं। अब उस समय होता था कि देन इन देयर, अगर अभी आप कुछ किए हैं तो अभी आपको जो भी सजा दी जाएगी अभी दी जाएगी, कल परसों की बात नहीं होगी, ठीक है। ये चीज ठीक है। अब दुनिया का युद्ध, अब ये आ गया कि दुनिया के युद्ध की जो बात हो रही है ना, कि दुनिया में जो है, दुनिया का पहला युद्ध किस प्रकार से हुआ था। देखो विस्तार की बात करते हैं, मतलब दुनिया का पहला युद्ध
तो देखो प्राचीन आर्य लोगों ने सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु में ना 7 नदियों का क्षेत्र कहा गया है। अब सवाल पूछेगा कि सप्त सिंधु में कितने नदियों का क्षेत्र है? कितना? 7। कितना है? 7। ये देखो ये लिखा है सप्त सिंधु में 7 नदियों वाला क्षेत्र। कौन कौन? तो यहाँ देखो 7 का नाम है सिंधु। देखो पहले देखो चीजें समझना, अभी की बात कर रहे हैं नहीं, ये पहले की बात कर रहे हैं, ये अभी की बात। ये ओल्ड हो गया, अरे क्या हो गया? न्यू हो गया। पहले सिंधु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिंधु। लेकिन अब क्या बोला जाता है? सिंध बोला जाता है। पहले झेलम नदी बोला जाता था, अब क्या बोला जाता था? अभी मैंने बताया था ना कि सिकंदर की जो लड़ाई राजा पोरस से हुई थी वो झेलम या बितस्ता की बात हो रही है। यानी कि पहले झेलम नदी को, अब कितने लोग कहते हैं झेलम नदी के पास हुई थी बितस्ता का? भैया एक ही व्यक्ति का दूना। पहले झेलम बोला जाता था, अब क्या बोला गया है? बितस्ता। पहले चिनाब को क्या बोला गया? अब बोला आस्कनी। क्या बोला गया? आस्कनी। पहले राब या क्या? परुषनी। क्या बोलते हैं? परुषनी। व्यास को विपाशा, सतलज होता है, जाओगा ठीक है। सतलज को सुत्रुद्धि और सरस्वती के घघर। समझ में आ रही है ना? तो कभी कभी ना नाम भी न्यू और ओल्ड पूछा कि घघर को किस नाम से पहले जाना जाता था? तो सरस्वती। तो सवाल समझ में आ रही है ना? पूछ देगा कि सिंध को किस नाम से पहले जाना जाता था? सिंधु। और सप्त सिंधु का मतलब क्या है? तो 7 नदियों का क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा। ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे वही है अन्य है ना। क्रुम्बु को कुरम, कुबा को काबुल और सादा नीरा को गंडक, जो बूढ़ी गंडक जैसे बोलते हैं, और गोमल के गोमती। क्या चीज? गोमती है ना। गोमती एक्सप्रेस ट्रेन भी है। समझ में आ रही थी? यहाँ भी यही क्या हो गया कि सप्त सिंधु को किस नाम से क्या बोला गया? तो 7 नदियों वाला क्षेत्र। और ये क्या है? ये ओल्ड नाम है, ये न्यू नाम है। कोई दिक्कत? दुनिया का ये पहला युद्ध की बात हो रही है, आगे मिलेगा और भी चीजें आपको। देखो पंचजन मतलब 5। अब युद्ध हुई थी ना, तो युद्ध में तो बहुत राजा भाग लिए थे। कितने? बहुत राजा भाग लिए थे। लेकिन पंचजन का मतलब अनु, यदु, पुरु, है ना, दत्रुत्य, तुर्वस, ऐसे प्रसिद्ध नाम था। उतने नाम से मतलब नहीं कि ये प्रसिद्ध नाम था, जो कि ये बहुत बड़े बड़े राजा थे। अब यहाँ बात करें तो उसमें एक वंश चलता था, उसका नाम था भरत वंश। क्या नाम था? भरत वंश। समझ ली इस कहानी की बता। भरत वंश की जो राजा था ना, उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास। सुदास जो था ना, सुदास जो क्या किया था कि अपने से एक बड़ा राजा को है ना क्या किया था कि रखा था, उसका नाम था विश्वामित्र। क्या रखा था? सॉरी हाँ, विश्वामित्र। लेकिन विश्वामित्र को क्या कर दिया? वो हटा दिया। अब पता किसको रख दिया? वशिष्ठ को रख लिया। अब विश्वामित्र को बुरा लगा, बोला यार मैं यहाँ का राजा था और तुम मुझे, पुरोहित था, मतलब राजा ने बोले पुरोहित था, उसका अधिकारी था, अब तुम मुझे हटा के और वशिष्ठ को क्या कर दिया? राजा घोषित कर दिया। देखो यहाँ लिखा है ना, द्वारा अपमानित महसूस करके, यानी किसको? विश्वामित्र को तो क्या कर दिए? जब अपमानित करके हटा दिए तो उन्होंने अन्य राजा के पास गए। अब बोले कि भैया हमको ना लड़ाई करनी है। किससे? सुदास से। किससे? सुदास से, क्योंकि ये हमारा अपमान किया है। समझ लेना कहानी, ये हमारा क्या किया है? अपमान किया है, और अपमान के बदला मैं क्या करूंगा? लूंगा। ये 10 राजा के साथ मिलके लड़ाई करता है, लेकिन है ना ये क्या होता है? हार जाता है। कौन जीत जाता है? सुदास जीत जाता है। अब यहाँ सवाल पूछता है कि 10 राज्य का युद्ध है ना, 10 राज्य के युद्ध ऋग्वेद में कितने मंडल में चर्चा की गई? तो 7वें मंडल में। कितने में? 7वें। देखो यहाँ हम सारी चीजें बताएंगे। देखो यहाँ लिखा है ना 7वें मंडल, देख रहे हो? ऋग्वेद में क्या चाहिए? ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। फिर से समझ लो कि देखो पंचजन का जब उस समय युद्ध जब चल रहा था, उसमें एक भरत वंश था जिसका राजा का नाम था सुदास। कर लो ना, अभी फिर से बता रहे हैं तो, है कि नहीं? पंच है ना, पंचजन के युद्ध के बाद से ना उसमें एक वंश चलता था भरत वंश। कौन चलता था? भरत वंश। उसके राजा थे, उसका नाम था सुदास। क्या नाम था? सुदास नाम का जो राजा थे है ना, वो अपने एक पुरोहित, एक बड़ा अधिकारी रखे थे जिसका नाम था विश्वामित्र। लेकिन वो क्या किया? सुदास ने विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को अपना क्या किया है ना, पुरोहित रख लिया। विश्वामित्र को बुरा लगा कि भैया मेरा अपमान किया है। उन्होंने कुछ राजा के साथ मिलकर सुदास के साथ लड़ाई करने की ठान लिया, जिसको 10 राज्य का युद्ध कहा
गया है। लेकिन कहा गया कि 200 रागे को सुदास ने क्या कर दिया, हरा दिया, जो कि ऋग वेद के 7वें मंडल में ये चर्चा की गई है। समझ में आ रही है बात? इसको चीजों को ध्यान से समझना, याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो याद देखो यार, पंच जनों या अन्य कवि लोग। अब आगे समझ में, 10 राग का युद्ध ऋग्वेद में 7वें मंडल में देखने को मिलता है। समझ में आ रही है बात? किस नदी किनारे हुई थी बाबू? रावी नदी यानी कि परोसनी नदी के किनारे। अब सवाल पूछेगा कि 10 राग का युद्ध किनके किनके बीच में हुई थी? तो सुदास और विश्वामित्र और अन्य राजा के साथ। तो नाम तो दो ही हाईलाइटेड है ना, सुदास और कौन? विश्वामित्र। लेकिन किनकी जीत हो गई? सुदास की विजयी हो गई और 10 राग की हार, यानी कि बाकी जो राजा थे उनके क्या हो गई? हार। देखो 10 राग का युद्ध, समझ में आ रही है बात? भूलना मत। अक्सर लोग कहते 10 राग युद्ध समझ में नहीं आया। बोले भैया क्यों नहीं आएगा भाई? मेन आपका सुदास थे। सुदास के 2 पुरोहित, एक पुरोहित को अपमानित करके हटा दिया, एक पुरोहित को रखा। एक पुरोहित गुस्सा आ गया, बोला भैया ऐसा थोड़े हम तुमको मारेंगे। राजा लेके आता, फिर भी वो हरा देता है। समझ में आया? चलो आगे बढ़े। चलो, कोई जल्दबाजी ट्रेन नहीं पकड़ना है, बस जल्दी जल्दी आए, स्लाइड दिग्राम फटाफट फटाफट ऐसे भगा दिए। भाई लाइव में जो पढ़े उसको भी आए मजा, समझ में आए कि हाँ क्लास चल रही है कि नहीं, बढ़िया तरीके से। चलो, सामाजिक जीवन, अब उनकी जीवन कैसी थी? वो तो रागी की युद्ध। कबीलाई तत्व तो प्रधानता के कारण, कबीलाई मतलब क्या हो गया? अरे कबीलाई मतलब कबीलो, गांव के जो होते थे उसमें समतावादी, पुरोहित, सेनानी और सामान्य ज्ञान। समतावादी का मतलब क्या? उसमें बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति रहते थे, सेनानी मतलब सिपाहियों के रूप में, और सामान्य बुद्धिजीवी लोग रहते थे। वो समतावादी का आज भी है, गांव समाज में सभी लोग वैसा ही रहते हैं, है ना। बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, है ना, और आपके क्या सेनानी के रूप में रहते हैं। तो देखो उसमें कैसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इनके जैसे आप कर्म करोगे वैसे लोग के नजर में आप इज्जत मान मर्यादा बने। आज भी वही है, जैसे कर्म करिएगा वैसे नहीं लोग आपको सम्मान करेंगे। कर्म बुरा है तो लोग आपको सम्मान क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये किस पे निर्भर है बाबू? कर्म पर आधारित। तो वर्ण व्यवस्था किस पर निर्भर रहती है? किस पर निर्भर रहती है? कर्म। देखो टेस्ट लेंगे ना तो सारे प्रश्न बनेंगे बाबू, तो उस समय ध्यान देना। सही से नहीं पढ़े तो 7वां आपका स्लाइड है, 7वां मतलब वीडियो है। अब बिल्कुल निचोड़ पढ़ा, एकदम निचोड़, इससे नीचे तो डीप हो ही नहीं सकता जितने निचोड़ लेके चल। हाँ हाँ, अच्छा चलो देखो देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त की बात हो रही है। इसी मंडल में पहली बार शूद्र को भी उल्लेख मिलता है। अब सवाल पूछेगा कि शूद्र की पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के किसने मंडल में मिलता है? 10वें में। कितना में? 10वां मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए। दास प्रथा क्या थी? उस समय दास प्रथा थी और खेती बाड़ी के काम। दास प्रथा समझते हो ना? परमानेंट क्या कहते, खरीद लिया जाता था। और परिवार का है ना, पशुचारित व्यवस्था। परिवार वाले लोग क्या करते थे, ज्यादा जनसंख्या होता था, पशुचारित का मतलब क्या आता था कि लोग क्या करते थे कि जानवर रखते थे और कहते भाई चराओ इसको, इससे दूध निकलेंगे और उसे क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। यानी उस समय भी ये नियम। संयुक्त परिवार उस समय भी था, आज संयुक्त नहीं है। बहुत ऐसे गांव समाज में है, कुछ लोग एक में रह रहे हैं। हाँ, संयुक्त मतलब एक साथ जुड़ कर रहना, लेकिन अब संयुक्त है नहीं। बहुत परिवार है संयुक्त है, लेकिन बहुत लोग जैसे शादी विवाह हुआ, माँ को छोड़ दिए, पिता को छोड़ दिए, भाई को छोड़ दिए, मतलब तरह तरह चीजें अपनी समस्याएं के अनुसार धीरे 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 क्या एक दूसरे से अलग। स्टेटस क्या लगाते हैं? ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। किस दिन? जब फादर डे आता है, मदर डे आता है, उस दिन। अगर सभी लोग अपनी अपनी माँ से जितना मानते हैं, पिता से मानते हैं, तो भाई वृद्ध आश्रम बना क्यों है? क्यों बना है? अगर सब लोग मानते तो वृद्ध आश्रम की जरूरत थी नहीं थी, लेकिन कोई मानता है? स्टेटस खाली लगाने से थोड़े माता पिता का स्वर्ग में सीढ़ी लग जाएगा, है कि नहीं? उसको मानिए, इतना मानिए कि वृद्ध आश्रम बंद हो जाए ताकि सब लोग अपने माता पिता घर पे रखें, है ना। तो वृद्ध आश्रम पे ताला लग जाएगा। लेकिन आज वृद्ध आश्रम की लाइन लगी हुई है, लोग एकदम वृद्ध आश्रम पहुंच रहे। लोग सोच रहे हैं कि भैया हम तो नौजवान हैं, हमारी तो कभी बुढ़ापा नहीं है। कि भैया अगर आप माता पिता के साथ जैसे कर रहे हैं उससे भी बुरे वक्त आपके साथ भी होगा। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? खेती होती थी, हाँ उतना नहीं थी। अब बताइए, आदमी को खरीद लीजिएगा, वो क्या खेती करेगा?
फिक्स कर दीजिए, वो क्या खरीद खेती करेगा, खरीदा गया कि भाई 5,000 रुपये में जिंदगी भर। आप क्या, आपके आने वाला जनरेशन भी मेरे यहाँ काम करेगा। अब बताइए क्या करे, वो बेचारा का मन नहीं है खेती, उसका मन है कि हम ऑफिसर बनते, ये बनते वो बनते। अब लीजिए, तो कर्म को आधार पे नहीं बांटा गया है, एक वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी बटा है ना, पढ़ाए थे ना। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग देख ले, हमारे पार्ट 6 देख लीजिए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, सारी चीजें एकदम डीप लेवल पढ़ाए, एक भी इधर उधर नहीं। आइए देखते हैं स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि भाई उपनयन का संस्कार, उपनयन के संस्कार आपको बताएंगे, 16 संस्कार 8 विवाहों की गुण आपको आगे बताएंगे अगला स्लाइड में ना। 16 संस्कार की बात हो रही है और 8 विवाह की गुण। लोग तुम्हारे अंदर 16 संस्कार है तो भैया जान लो ना 16 संस्कार के गुण क्या है, ये चीजें तो आपको बताएंगे है ना। स्त्रियों की स्थिति क्या थी, काफी क्यों अच्छी नहीं रहेगी भाई, सभा में बैठने की अनुमति मिल गई थी ना, है ना। अच्छा, सभा में बैठी अनुमति मिली, उसको किस नाम से जाना गया अभी बता। हाँ, सभावती। देखो सभावती, जिनकी सभा में बैठने का अनुमति मिल गई, भाई पढ़े लिखे हैं तो सभा में बैठ सकते हैं, तो ये तो यहाँ मिल गया। यहाँ स्थिति उनकी क्या थी, काफी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार था, पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, देख रहे स्त्रियां कैसे, सभा और विद्या, मतलब उनमें सभा और विद्या के रूप में बैठने की अनुमति मिल चुकी थी। चलिए अब यहाँ बात करते हैं विदुषी, अपाला, घोषा, सिकता, लोमा मुद्रा, निवारी इत्यादि, उत्तर वैदिक, यानी कहना विदुषी मतलब शादी विवाह की जो बात हो रही है, यहाँ से क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएगा। उस समय क्या थी, पुनर्विवाह की अनुमति थी महिलाओं को, कि अगर उनकी पति की मृत्यु हो जाती है या कुछ हो जाता है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है। एक हो गया नियोग, नियोग प्रथा। नियोग का मतलब हो गया ना, जिससे उनकी पति की मृत्यु हो जाए तो अपने पति के भाई छोटे मतलब देवर, क्या बोल सकते हैं, देवर से शादी कर सकती है। तो देखो नियोग प्रथा आज भी है, लोग कर लेते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो परिवार के लोग अगर शामिल होते हैं तो कहते हैं कर दीजिए, वो तैयार होता है तो हो जाता है। बहुत जगह हम देखे भी, आप लोग भी जानते हैं। तो नियोग प्रथा उस समय भी आज भी है। बहुपति विवाह उस समय है लेकिन इस समय नहीं है। बहुपति का मतलब एक महिला बहुत ज्यादा विवाह करेगी, है ना। बहुपत्नी था कि एक राजा बहुत विवाह करता था। आज उस समय था कि भाई एक महिला जितना मन करो उतनी विवाह कर सकते था, आज नहीं है, लेकिन उस समय नियम था कि भैया कर लीजिए। तभी तो नियोग प्रथा है, तभी तो नियोग प्रथा चल रहा। देख रहे हैं, अच्छा देखो ना, पुनर्विवाह, पति को छोड़कर दूसरा शादी कर ली। नियोग प्रथा, पति को छोड़कर देवर से शादी कर ली। बहुपति विवाह, बहुत से विवाह कर लिए, तो उस समय प्रथा। लेकिन इस समय जो है नियोग प्रथा की देवर प्रथा कब है, जब किसी आपातकाल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना कारणवश, तो शादी हो सकती है। लेकिन हाँ, पुनर्विवाह भी हो सकता है, लेकिन बहुपति प्रथा भाई भुला जाइएगा, सपना नहीं देखना, है ना। अच्छा देखिए, उस समय क्या था, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, संपत्ति अधिकार था। भाई उस समय भी दहेज चलता था। पर्दा प्रथा मतलब उंगली तक नहीं दिखेगा, एकदम पर्दा प्रथा चलती थी। संपत्ति का अधिकार होता था कि अगर कोई भी, है ना, पति अगर अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी करता है उसको संपत्ति देना पड़ता था। वो आज भी नियम था और है। आभूषण की बात हो रही है, आभूषण, आभूषण में क्या था, निष्क, यानी स्वर्ग का ढेर। निष्क मतलब क्या, स्वर्ग का, स्वर्ग नहीं स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ग नहीं स्वर्ण, स्वर्ण का ढेर। रुकम का मतलब गले का हार, रुकम मतलब क्या, गले का हार। रुकम को क्या बोला गया, गले का, आज गले का हार बोलते हैं रुकम। अयस मतलब कांसा या तांबा के लिए प्रयोग। अयस मतलब क्या हो गया, कांसा या तांबा का प्रयोग है। चांदी और लोहे का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है, चांदी और लोहे का उल्लेख। भोजन शाकाहारी और, आप क्या हो, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी दोनों, है ना। सावन में भी नहीं छूटेगा, सावन इससे पूछे, सावन मतलब मिल जाए तो नहीं छोड़िएगा, चलो कहना। किंतु भोजन में गाय से संबंधित चीजों का महत्व। अब भोजन में गाय से संबंधित क्या क्या मिलता था, दूध मिलता था, दही मिलता था, आज भी यही मिलता है भाई, दूध दही मक्खन, ये चीजें। अच्छा देखो, गाय के लिए भी लड़ाई हुई है, गविष्ठी युद्ध, जो कि आगे बताएंगे। गाय के लिए भी लड़ाई होती थी, गाय, गविष्ठी युग, जो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो। क्वेश्चन पूछते हैं कि साभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं, प्रजापति की, अरे गौतम, गौतमी को, प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध के मौसी के नाम ले रहा है। साभा और समिति प्रजापति। चलिए देखो, गाय, देखो
गाय क्या अघन्य बोला गया है? गाय को उस समय क्या बोला गया था? अघन्या। क्या बोला गया? पहले अघन्या बोला गया गाय को, न मारने योग्य। आज भी नहीं, उस समय भी नहीं, गाय को मारना नहीं है। सूरा पे निंदा की गई है। सोमपान ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के है ना मंजवत चोटी यानी उल्लेख मिला है। मंजवत चोटी वो था जैसे ना हिमालय है ना, केटू केटू है ना, तो इस प्रकार जो है केटू चोटी है ना, तो इस प्रकार से आपको ऋग्वेद में मिला है। सोमरस यानी सोमरस का मतलब क्या है? सोम नामक वनस्पति होता था। क्या होता था? सोमरस क्या होता था? वनस्पति होता था। मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे भैया? उस समय भी क्या करते थे? नाच उच करते थे, घुड़दौड़ करते थे, रथ दौड़ करते थे। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे क्या बोला जाता था? जो लड़की शादी नहीं करती थी जीवन भर, उसे क्या बोला गया? अमाजू। अमाजू क्या बोला गया? अमाजू। जो लड़की जीवन भर कुंवारी ब्याह नहीं करती उसे अमाजू। और मनोरंजन के क्या करते थे? वो लोग इंटरटेनमेंट का काम करते थे। कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लेट से चल। हाँ क्या जी? सूर्य पे निंदा की गई गाय के। हाँ, कितने दिखा रहा है? हाँ अच्छा, 3 सेकंड लाइव पीछे चलता है। यहाँ से पढ़ाने के बाद 3 सेकंड वहां दिखा रहा है। वही तो हम कहे कि उसमें बाद में दिखा रहा है। हाँ चलिए, वो लोग अभी घर नहीं पहुंचा, मोबाइल में देखते आ रहा है वो सब, है ना। चलिए, आर्थिक जीवन। अब उनके जीवन कैसी थी भाई? पशुपालन थी। कैसे थी? पशु पालन। ठीक है, पशुपालन का मुख्य आधार था गाय। सर्वाधिक महत्व ऋग्वेद में 176 गाय की कितना बार उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद 176 है ना। संपत्ति का अधिकार था, देख रहे हो, जिसमें गाय के लिए भी लड़ाई होती थी। किसके लिए होती थी? गाय के लिए, जो आपको हम बताएंगे है ना। युद्ध हेतु देख रहे हो उल्लेख मिलता है। गविष्टि, गविष्टि मतलब गाय के लिए लड़ाई होती थी। किसे? देखो, गाय के द्वारा किया गया युद्ध। गाय के लिए भी लड़ाई करते थे भैया, है ना। इस प्रकार से देख रहे हो यहाँ पर घोड़ों रथों के द्वारा। किसके द्वारा? घोड़ों रथों के द्वारा। याद रखिएगा, उनका आर्थिक जीवन किस पर निर्भर रहता था? पशुपालन करते थे और गाय से दूध मक्खन घी निकालने का काम करते थे। और गाय के लिए वो लोग क्या करते थे, है ना, गाय को संपत्ति मानते थे। क्या मानते थे? देख रहे हो, संपत्ति विनिमय का आधार था। गाय जैसे होता है ना कि आप कोई वस्तु खरीदते हो, तो वस्तु खरीदते हो क्या करते हो? पैसे देते हो। तो उस समय गाय खरीदती थी, गाय से गाय बदला होती, अदला बदली की जाती थी। ठीक है, तो गाय के द्वारा, है ना, गाय के द्वारा क्या होती थी? किया गया युद्ध। चलिए, पड़ी की बात करें। पड़ी, पड़ी का मतलब पशु चराने वाले को क्या बोलते हैं? पड़ी को क्या बोलते हैं? अब जानवर को जो चराएंगे, चारा खिलाने का काम करेंगे, उसे पड़ी। कृषि में नगण्य कहा गया। ऋग्वेद में 24 मंत्र कृषि संबंधित है। ऋग्वेद में कृषि के संबंधित किसकी बात हो रही है? 24 को मंत्र है ऋग्वेद में। जैसे ना, हल के रूप में लकड़ी का फाल। हल के रूप में क्या था? लकड़ी का फाल। जैसे ना लकड़ी का फाल होता ना, इसे हल क्या बोलते हैं उसको? जुताई होता नहीं, पकड़ के चलता, हर हर जिससे बोलते हैं हल, तो वो लकड़ी के फाल। देख रहे हो, कृषि के लिए लकड़ी के फाल, हल, लोगल, बैल, वक्र, उपजाऊ भूमि, उर्वरक, खेत क्षेत्र। मतलब कैसे होता था? उसमें कोई गाड़ी थी? खेती बाड़ी के लिए कैसे काम होता था? बैल से। बैल होते थे, उसको बांध देते थे रस्सी, और क्या करते? जुताई, हाँ, काम करता था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, महत्वपूर्ण की बात करते। अनाज में जौ यानी कि यौ। जौ क्या बोले? यौ। भूमि पर सामूहिक स्वामित्व था। भूमि में सामूहिक स्वामित्व मतलब सबका अधिकार था, कि कोई नहीं कि यहाँ है तो आप भाग्य, वो ऐसा कुछ नहीं था। उद्योग में बढ़ई गिरी प्रमुख रथकार। इनको उद्योग लोग कैसे करते? बढ़ई के काम करते थे, रथ होत बनाते थे। जो राजा का रथ होता था उसे बना के क्या करते थे? राजा को देते थे। और भी कुर्सी उर्सी ये सब चीजें बनाते। उनका व्यापार यही था। लकड़ी बना ले, बना के लकड़ी से कुछ कुछ चीजें बना बना के लोग क्या करते थे? बेचने का काम करते थे। तो सवाल पूछा कि भाई लोग कैसे, किस पर निर्भर रहते थे? तो लकड़ी के सामान पर निर्भर थे। हाँ, क्या बोल रहे हो? लास्ट है। अब देख लो, व्यापार के लिए विनिमय क्या करते थे? गाय, मैं बोला था ना, व्यापार क्या क्या करते? गाय को देते थे और गाय लेते थे, उससे कोई पैसा नहीं।
अब विदेशी व्यापार नहीं होता था, मतलब गाय एक देश से दूसरे देश में बेचने, खाली राज्य में गांव घर में होती थी। वस्त्र 3 प्रकार का था, निवि, वास, अधिकांश। निवि मतलब शरीर के निचले हिस्से को, वास मतलब मध्य भाग को, अधिवास में शरीर के ऊपर वाले ढकने वाला, जिसे शॉल, शरीर के ऊपर ढकने वाला। तो वस्त्र आज भी 3 प्रकार के होते हैं, ये ढके, कमर, पैर, 3 हिस्से हो गए। तो आज भी इसका प्रयोग करते थे, जो पहले होता हम लोग यही करते हैं ना, गर्दन ढकते हैं। तो साल हो गया, साल नहीं लिखा जी, शॉल, शरीर के ऊपर ढकने वाला शॉल, मध्य वाला भाग, बीच वाला हिस्सा, नीवी शरीर के निचले हिस्सा, ये नीचे नीचे, 3 हिस्से में हुआ करता था। ठीक है, तो आया समझ में। ये बाबू ना टाइम देख रहे थे सर, टाइम इसको 4:12 होते, जानते हो क्या कह रही है, करिए सर क्या बोलते हैं, हाँ कि 4:30 हो गया है। टाइम देख लीजिए, अभी तक, अभी सुनो ना, अभी तक आप पढ़ाए नहीं है, टाइम देख लीजिए।